नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक भारत के इतिहास से लिया गया टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, उसके साथ पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। शुरुआत करेंगे। टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत से लिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी उनका क्या क्रम था। तो शुरुआत पहले क्या था, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, डेनिश, फ्रांसिस और स्वीडिश। इस प्रकार से इनका क्रम आता है। एग्जाम में काफ़ी बार इनका क्रम आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्रम क्या है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसिस और स्वीडिश। इस प्रकार से इनका क्रम था। पहले हम थ्योरी का पार्ट देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी का पार्ट देखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कंपनी की, कौन सी देश की थी और किस वर्ष में आई थी और कहाँ पर आई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल देश की थी और ये जो भारत में कब आए थे, ये 1498 में। और जो इनका स्थल था वो कालीकट पर इन्होंने, ये इनका प्रमुख स्थल रहा है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो ब्रिटेन की थी। 1600 ईस्वी में भारत आए थे और सूरत में इनका पहला कारखाना या कोठी स्थापित की थी। आगे देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ की थी, हॉलैंड की कंपनी थी, ठीक है। और ये 1602 में भारत आई थी, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इस सारणी को अच्छे से देखना है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क देश की थी और 1616 में भारत आई थी, कहाँ पर, सूतानाती में। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो फ्रांस देश की थी, 1664 में, कहाँ पर, सूरत में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो स्वीडन देश की कंपनी थी और 1731 में भारत आए थे और कहाँ पर, गोहनबर्ग में। क्लियर। इस प्रकार से सारणी है, इनको अच्छे से देखना है, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अब हम एक एक बात करेंगे। पहले बात करेंगे पुर्तगाली की। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, पुर्तगाली था ये, भारत के पश्चिमी मालाबार तट स्थित बंदरगाह कौन सा था, कालीकट, वहां पर ये पहुंचा था। तो भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का था। 1498 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह था, कालीकट पर, वहां पर ये पहुंचा। और वहां पर ये जब पहुंचा तो इनका स्वागत किसने किया था, राजा जमोरियन ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका स्वागत किस राजा ने किया था। तो क्या आंसर होगा हमारा, जमोरियन ने। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 से 1509, ये सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए भी इनको क्रम से अच्छे से पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा था। तो पुर्तगाली जो वायसराय बनकर भारत में आया था वो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद आए अल्फांसो डी अल्बुर्क, इनका समय रहा था 1509 से 1515 ईस्वी तक। तो अल्मेडा के पश्चात अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बना। इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। क्लियर। आगे देखेंगे नुन्नो डी कुन्हा, इनका समय रहा था 1529 से 1538 ईस्वी के मध्य। इसने 1530 ईस्वी में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। इसे इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनी थी। तो राजधानी कोचीन से गोवा को किसने ट्रांसफर किया था, नुन्नो डी कुन्हा ने, ठीक है। अब बात करेंगे हम डच के बारे में। पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत में आए थे, ठीक है, क्लियर। जो नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे। तो पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, डच आए थे। और जो डच आने वाला भारत आने वाला जो प्रथम डच यात्री था, भारत आने वाला प्रथम जो डच यात्री था कौन था, कार्लेनियस आउटमैन,
कॉर्नेलियस आउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था। ठीक है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा बंगाल के युद्ध में हो गया था। तो यानी कि डच भारत से कब निकल गए थे? 1759 ईस्वी में इनका जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ में, बेदरा या बंगाल का जो युद्ध हुआ था, उस समय इनका पतन हो गया था। तो 1759 में डच भारत से चले गए थे। इसके बाद बात की जाए अंग्रेजों की, तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पत्र प्रदान किया था। तो 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको आधिकारिक पत्र प्रदान कर दिया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे तथा पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो किसके दरबार में गया था ये? जहांगीर के दरबार में। कौन? कैप्टन हॉकिंस, 1609 ईस्वी में। क्लियर? अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी, जिसको फैक्ट्री बोला जाता है, सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। तो कहां पर खोली गई थी? 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी थी वो सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। नेक्स्ट देखेंगे डेनिस के बारे में। अंग्रेजों के पश्चात डेन व्यापारी 1616 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के श्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने तो 1608 ईस्वी में सूरत में की थी, जबकि डेनिस ने कहाँ की थी? तंजौर जिले में श्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में स्थापित की थी। और 1845 ईस्वी में फैक्ट्रियां जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनको बेचकर ये चले गए थे। तो 1645 में डेनिस भारत से निकल गए थे। अब बात की जाएगी फ्रांसिस की। भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी सूरत में 1668 में, अंग्रेजों ने भी 1608 में सूरत में ही खोली थी और फ्रांसीसियों ने भी 1668 में सूरत में ही खोली थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? फ्रैंको कैरो ने। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। तो पांडिचेरी राज्य की स्थापना भी, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में की थी। क्लियर? आगे देखेंगे ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। एग्जाम में गवर्नर जनरल या वाइसराय से क्वेश्चन 100% बनता है, तो इनका हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से इसको कर पाएं। ठीक है, बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद 1765 से 1767 में भी ये रहे थे। ठीक है, 2 बार इनका शासन रहा था रॉबर्ट क्लाइव का गवर्नर जनरल के रूप में। क्लाइव को अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इसने बंगाल में द्वंद्व शासन की व्यवस्था स्थापित की थी। तो द्वंद्व शासन की जो शुरुआत हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी और इनको अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। किनको? रॉबर्ट क्लाइव को। 1757 के प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। तो याद ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। अब बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की। इसका समय क्या रहा था? 1774 से 1785 ईस्वी के मध्य। इन्हें 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इससे पहले बंगाल के गवर्नर बनाया गया था, इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे। तो बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स।
और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यानी कि बंगाल का जो गवर्नर का पद था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। उसको जब पद चेंज किया, यानी कि बंगाल का गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इनके शासनकाल में हुई थी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था उसकी व्यवस्था या उसकी स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 से 1793 ईस्वी के मध्य। इन्होंने बंगाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त के रूप में नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, और इन्होंने भारत में सिविल सेवाओं को आरंभ भी किया था। सिविल सेवाएं किसके द्वारा आरंभ की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, अब बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के रूप में। 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य ये रहे थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की थी। जो संधि जो होती थी, सहायक संधियां, उनकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली स्वयं को क्या कहते थे? बंगाल का शेर कहते थे खुद को। तो बंगाल का शेर खुद को कौन बोलता था? लॉर्ड वेलेस्ली खुद ही बोलता था कि मैं बंगाल का शेर हूं। अब इनके द्वारा जो सहायक संधियां की गई थी उनके बारे में भी जान लेते हैं। हैदराबाद के साथ सहायक संधियां कब हुई थी? 1798 ईस्वी में। मैसूर के साथ 1799, तंजौर के साथ भी 1799, अवध के साथ 1801 ईस्वी में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सहायक संधियां की थी। क्लियर? और इन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, इन सहायक संधियों को एक बार देख लेना। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी के मध्य, इनके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों की सेना के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों की सेना के मध्य। ठीक है, तो अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों की सेना के मध्य में 1809 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे इनके समय प्रथम चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, खाली चाय को छोड़कर। ठीक है, चाय को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? प्रथम चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। क्लियर? आगे देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी के मध्य, इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य। 1833 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसके समय में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया था। इससे भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो भी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। वह बंगाल में सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध था। सन 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा समाप्त किया, वह इसको अवैध घोषित कर दिया। तो किसके शासनकाल में जो सती प्रथा था उसको समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में।
ठीक है। और इन्होंने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन की मदद से जो सती प्रथा थी उसका विरोध किया था और उसको समाप्त करके उसे अवैध घोषित कर दिया था। आगे देखेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 एक साल ही रहे थे। इसने अपने कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना गया है? चार्ल्स मेटकॉफ को, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी के मध्य, इनके समय प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 से 1846 के मध्य जो युद्ध चला था, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था और इन्होंने नरबलि प्रथा को प्रतिबंध लगाया था। और ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो जो कलकत्ता जो पहले राजधानी थी ब्रिटिश भारत की, उसको चेंज करके कलकत्ता से दिल्ली किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी, इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। इनके शासनकाल में 1853 ईस्वी में जो पहली रेलगाड़ी चली थी बंबई से थाने के मध्य, वो इन्हीं के शासनकाल में चली थी। किनके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलगाड़ी बंबई से थाने के मध्य चली थी, वो इन्हीं के शासनकाल में चली थी। आगे देखते हैं, इसके समय पहली तार डाक टिकट जारी किए गए तथा कलकत्ता व आगरा के मध्य तार सेवा प्रारंभ हुई। तो तार सेवा या डाक टिकट जो प्रारंभ की गई थी वो इन्हीं के समय में की गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में विधवा विवाह अधिनियम पारित किया था। तो किसकी सहायता से किया था इन्होंने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा विवाह अधिनियम पारित किया था। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा लॉर्ड डलहौजी के समय में ही शुरू हुई थी। जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं उसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे भारत के वायसराय, प्रमुख वायसराय के बारे में जानेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको EIC का शासनकाल समाप्त कर दिया तथा भारत शासन प्रत्यक्ष रूप से क्राउन को दे दिया गया था। 1858 के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और भारत का जो शासन था उसको प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के हाथ में दे दिया गया था तथा क्राउन के अधीन भारत का जो सचिव था, क्राउन के अधीन जो भारत का सचिव था प्रथम कौन था? चार्ल्स वुड, उसकी नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? वायसराय। तो पहले गवर्नर जनरल था भारत का, अब उसका नाम परिवर्तन हो गया और उसको अब वायसराय कहा गया, ठीक है। अब बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में 1856 से 1862 ईस्वी के मध्य। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, जो पहले गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग, वो क्या थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन इनके समय में अब ये जो पद था गवर्नर जनरल का, इसको समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद शुरू किया गया। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था जो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, यानी कि 1856 से 1862 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। तो इनके शासनकाल में 1857 का जो क्रांति हुई थी वो इन्हीं के शासनकाल में ही हुई थी। आगे देखेंगे, इनके समय बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और भारतीय दंड संहिता IPC अस्तित्व में आया था। इन्हीं के समय में जो भारतीय दंड संहिता थी IPC, वो इन्हीं के समय में ही शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस, समय था इनका 1864 से 1869 ईस्वी। भारत से ब्रिटेन के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत की गई थी। किनके समय में? सर जॉन लॉरेंस थे। इन्हीं के समय में जो भारत और ब्रिटेन के बीच
जो समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की गई थी 1865 ईस्वी में, वो इन्हीं के समय में शुरू हुई थी। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी। 1872 में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880। साहित्यिक नाम की बात करें तो ओवन मेरेडिथ। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तथा महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था इन्हीं के शासनकाल में, और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 भी इन्हीं के शासनकाल में पारित किया गया। तो इन एक्ट को भी आप देख लेना कि किसके शासनकाल में ये पारित हुए थे। अब बात की जाए लॉर्ड रिपन की 1880 से 1884। तो 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1881 में नियमित रूप से हर 10 साल में जो जनगणना हो रही है अभी, वो लॉर्ड रिपन की ही देन है। इनके 1881 में प्रथम नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी और 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, इसलिए भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में या किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। 28 दिसंबर 1885 में A.O. होम अंग्रेज अधिकारी था, ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. होम द्वारा। अंग्रेज अधिकारी था। 28 दिसंबर 1885 में 1885 में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसके द्वारा की गई थी? A.O. होम द्वारा। लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से 1899। लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका था? लॉर्ड एलिगन द्वितीय का। तो ये एग्जाम में काफी बार ये कथन पूछ लिया जाता है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय का यह कथन है। ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। 1899 में 56वां जो अकाल पड़ा था वो किन के शासनकाल में पड़ा था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और इसी समय जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका कथन था कि कैसा दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों भारत में एक साथ आए हैं। कि 1899 में अकाल पड़ा था, प्लेग भी आ गया था और साथ में कर्जन भी थे। तो इनका कथन था तिलक का कि कैसा दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों भारत में एक साथ आए हैं। आगे देखेंगे, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ था 1902 ईस्वी में। तो इन्हीं के शासनकाल में पुलिस आयोग का गठन भी किया गया था। पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हुई थी 1904 में तथा बंगाल विभाजन 1905 में। ये सभी इन्हीं के शासनकाल में ही हुए थे। अब बात करेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। 1905 से 1910 तक ये इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, इस पद पर ये अधीन थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी इन्हीं के शासन में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और रोलेट एक्ट 1919, ये सभी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इन्हीं के समय में हुआ था और रोलेट एक्ट जो था वो भी इन्हीं के समय में ही पारित हुआ था। आगे देखेंगे लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926।
भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। तो भारत में सिविल सेवा जो परीक्षा है उसकी शुरुआत लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुई थी। कब? 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में। अब बात करेंगे लॉर्ड इरविन की, 1926 से 1931। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, इन्हीं के ही समय में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। किन के समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। सविनय अयोग्य आंदोलन 1930 में, इन्हीं के ही समय में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 लॉर्ड इरविन के समय में। और गांधी इरविन जो समझौता था 1931 में हुआ था, वो भी लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। तो इनको भी आप अच्छे से देखना है। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 ईस्वी। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में जो मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। किनके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। और क्रिप्स जो मिशन था 1942 में, इनके समय में ही भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त जो 1940 को आया था, वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये सभी लिनलिथगो के समय में ही हुए थे। ठीक है, अब बात करेंगे लॉर्ड वेवेल के बारे में। 1940 से 1947 तक ये इस पद पर रहे थे। कैबिनेट मिशन जो कब आया था? 1946 में, तो इन्हीं के समय में ही आया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, इन्हीं के समय में हुई थी। और इन्हीं के कार्यकाल में अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था। किनके शासनकाल में? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। आगे देखेंगे 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी का जो था 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने भारत की सत्ता भारतीयों के हाथों में देने की घोषणा कर दी थी। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 अंतिम ब्रिटिश वायसराय था। माउंटबेटन योजना कब हुई थी? 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। अब एक नजर डालेंगे, ये कंफ्यूज करने वाला है और एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रथम गवर्नर कौन था भारत का? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रकार से कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए आपके लिए एक सारणी बनाई गई है, इसको आप अच्छे से देखना है, बार बार इनको आप पढ़ना है, इससे आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर, पहले प्रथम फिर अंतिम, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बात की जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का पहले तो क्या था? गवर्नर था। गवर्नर पहले रॉबर्ट क्लाइव था, अंतिम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल के जो गवर्नर का पद था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल कौन था? पहला बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। क्लियर। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है, क्रम से ही देखना है इनको। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। अब इसको बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? यही होगा, विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब बात की जाएगी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अब अंतिम गवर्नर जनरल के बाद में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या कर दिया था? वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था, भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है। अब बात की जाए बंगाल का अंतिम वायसराय,
भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये भारत का अंतिम वायसराय था। अब बात की जाएगी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र, ये भारत का है, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये तो अंग्रेज था, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी सी राजगोपालाचारी था। ठीक है, इस प्रकार के हमने पढ़ लिए हैं, वायसराय, गवर्नर जनरल भी पढ़े हैं और प्रमुख व्यापारिक कंपनियां जो भारत में आई थी वो भी पढ़ी है। इस प्रकार के अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है ना? किसे माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी ऑप्शन में आपका आएगा अल्फांसो डी अल्बुर्क, सी ऑप्शन में आपके आएगा नुन्नो डी कुन्हा, और डी ऑप्शन में आपका आएगा फ्रैंको कैरो। चार ऑप्शन हैं। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी है अल्फांसो डी अल्बुर्क, सी है नुन्नो डी कुन्हा और डी है फ्रैंको कैरो। तो किसे माना जाता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे, डच मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये क्वेश्चन है, डच मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है आयरलैंड, बी है न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, और डी है, डी में आपका जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। तो मूलतः है कहाँ के निवासी थे डच? नीदरलैंड के। ठीक है, नीदरलैंड या हॉलैंड आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों द्वारा भारत में
प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम व्यापारिक कोठी, कोठी या फैक्ट्री है ना, कहाँ स्थापित की गई थी? अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन देखेंगे, ए है सूरत, बी होगा आपका बंगाल, सी दिल्ली और डी होगा आपका बॉम्बे। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सूरत में। सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? है ना, रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन है, ए है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेवेल, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेवेल और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे, वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधियों का मिलान कीजिए। वेलेजली ने सहायक संधियां की थी, उनका मिलान करना है। हैदराबाद, बी में आपका आएगा अपने मैसूर, सी तंजौर, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। इस प्रकार से है ये। तो पहले बात करेंगे हम 1799, 1801 और 1799। 1799 दो है, 1801 और एक है 1798। इनका मिलान करना है। ऑप्शन आएंगे आपके सामने। तो वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधियां है। तो पहले की बात करें तो हैदराबाद के साथ जो सहायक संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1798 ईस्वी में। ठीक है। मैसूर की बात करें तो मैसूर के साथ जो हुई थी वो 1799 में हुई थी।
और तंजौर की बात करें तो तंजौर के साथ भी 1799 में हुई थी। और अवध की बात करें तो अवध के साथ 1801 ईस्वी में वेलेजली ने सहायक संधियां की थी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उनका मिलान करना है, तो इनको आप अच्छे से डेट को ध्यान रखना है। हैदराबाद के साथ कब हुई थी, मैसूर के साथ कब, और तंजौर के साथ कब, और अवध के साथ कब। तो हैदराबाद के साथ 1798 में, मैसूर के साथ 1799 में, तंजौर के साथ भी 1799 में, और अवध के साथ 1801 में वेलेजली ने सहायक संधियां की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है। ऑप्शन है, ए है विलियम बेंटिंक, ठीक है, विलियम बेंटिक। बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, और डी है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन है? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर सी राजगोपालाचारी। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, भारतीय प्रेस। समझ रहे हो? प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड हॉर्डिंग, ये है लॉर्ड हॉर्डिंग, बी ऑप्शन में आपके आएगा अपने लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन में चार्ल्स मेटकॉफ, और डी ऑप्शन में आपका आएगा लॉर्ड वेलेजली। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता माना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत में नियमित जनगणना किसके समय प्रारंभ हुई? ठीक है, भारत में नियमित जनगणना किसके समय में या किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ए है लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड रिपन, इसके अलावा बात की जाए अपने तो चार्ल्स वुड या वेलेजली। भारत में नियमित रूप से जनगणना किसके समय में या किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो क्या है राइट आंसर? लॉर्ड रिपन। कब से? 1881 में। ठीक है, 9 नंबर देखेंगे
यह किसका कथन है? कथन है, यह किसका कथन है कि अकाल प्लेग और करजन तीनों एक साथ आए। करजन तीनों भारत में एक साथ आए। यह किसका कथन है कि अकाल, प्लेग और करजन तीनों भारत में एक साथ आए? ऑप्शन है तिलक जी, राजा राम मोहन राय, गांधी जी या DS दयानंद सरस्वती। यह किसका कथन है कि अकाल, प्लेग और करजन तीनों भारत में एक साथ आए? तो किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। उन्होंने कहा था कि अकाल, प्लेग और करजन तीनों भारत में एक साथ आए थे। 1899 में छप्पनिया काल आया था, उस समय में ही प्लेग भी था और उस समय में ही लॉर्ड कर्जन भी शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, माउंटबेटन, ए आपका माउंटबेटन, बी है आपका सी राजगोपालाचारी, सी आपका हो गया लॉर्ड कैनिंग, वारेन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन होगा? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, माना जाता है? ठीक है, लॉर्ड होर्डिंग, बी आपका ऑप्शन में आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन में आपका आएगा लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड वेलेजली। आधुनिक भारत का निर्माता तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है ना? का जनक
किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन जी को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे, है ना? भारत के वायसराय कौन थे? क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, बी आएगा लॉर्ड लिनलिथगो, सी ऑप्शन में आपका आएगा लॉर्ड वेवल, और डी ऑप्शन आपका आएगा लॉर्ड बेटन, सॉरी माउंट बेटन, है ना? माउंट बेटन। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय पूछा है, तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो कौन सा अधिनियम था वो? आंसर बता देता हूं मैं आपको। मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1900 कब हुआ था? 1909 को। ठीक है, 1909। तो मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी जो थी, यूरोपियन कंपनी, भारत आने वाले यूरोपियन कंपनियों का सही क्रम क्या था? भारत आने वाली यूरोपियन कंपनियों का सही क्रम क्या था? तो पहले डालते हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश। ठीक है, बी में आता है आपका पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और डेनिश। सी में आपका आता है डच,
पुर्तगाली, डेनिश और अंग्रेज। डी ऑप्शन आता है आपका डेनिश, अंग्रेज, पुर्तगाली और अपना बच गया कौन, डच। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारत आने वाली जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका सही क्रम क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश। ठीक है, तो अब राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें, ऑप्शन ए, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और डेनिश। आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, वो आपको करवा दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से देखना है। पहले थ्योरी का पार्ट देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी देखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से ही एसएससी क्वेश्चन पूछता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता देता हूं, जिनको पढ़ने के बाद आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे, तीनों बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की हैं। पहले की बात करें तो एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग, एसएससी द्वारा जो आयोजित एमटीएस की जो भर्ती होती है, मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये गाइड है, स्पेशल उसी के लिए इसको बना रखा है। इस गाइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार जो सामान्य जीके का पार्ट आता है, गणित का आता है, इंग्लिश का आता है और रीजनिंग का आता है, वो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। बात की जाए सभी प्रश्नों की व्याख्या की, तो सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको मिलेगी इसमें क्यूआर कोड दे रखा है। आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और कंप्लीट उसका पीडीएफ के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी के लिए इस बुक को जरूर प्रेफरेंस करें, ये बहुत शानदार बुक है। बात की जाए सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए बात की जाए तो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए ये गाइड स्पेशल बनाई गई है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों, जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर इसमें उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो जीके यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के ही स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है और सभी प्रश्नों की जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आंसर के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन, उनका संपूर्ण जो व्याख्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी इसमें डाल रखी है। ठीक है, और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, तो इसको आप जरूर ऐड किए अपने तैयारी में। बात की जाए सामान्य ज्ञान के अलावा, सामान्य ज्ञान को आप मजबूत करने के लिए सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये बुक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जितने भी भर्ती आप देखते हो, चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियाँ होती है, चाहे टीचिंग की हो, चाहे किसी भी महकमे में कोई भी वैकेंसी आती हो, उसमें जीके का पार्ट तो आता ही है। उसके अकॉर्डिंग ही इसमें जीके का पार्ट डाल रखा है। यानी कि सामान्य ज्ञान का अगर आपको मजबूत पकड़ बनानी है तो इस बुक से बेस्ट कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। लैंग्वेज इसकी बिल्कुल सरल है, जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।